नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तांत्रिक पत्नी। काली रात थी। गांव की पतली गलियों में सन्नाटा पसरा था, सिवाय उस एक घर के जहां से हल्की हल्की रोशनी सड़क पर रिस रही थी। वो घर था मालती का। गांव में उसे सब जानते थे, पर कोई उसके करीब नहीं जाता था। मालती की आंखों में कुछ ऐसा था कि लोग उससे नजरें चुराते थे। कुछ कहते वो तांत्रिक है, कुछ कहते उसमें कोई और ही शक्ति बसती है, पर सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था। मालती उस रात अपने घर के आंगन में बैठी थी। सामने एक छोटा सा हवन जल रहा था। आग की लपटें हवा के साथ नाच रही थी और उसकी मंत्रों की आवाज हवा में गूंज रही थी। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखें किसी गहरे राज को छिपाए हुए थी। उसने अपने हाथ में एक काला धागा पकड़ा हुआ था, जिसे वो बार बार उंगलियों में घुमा रही थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और हवन की आग ने जैसे कोई जवाब दिया। मालती ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। वो गलत नहीं थी। आंगन की दीवार के पीछे अंधेरे में छिपा हुआ एक नौजवान खड़ा था। उसका नाम था रघु, गांव का सबसे बेफिक्र लड़का जो हमेशा हंसता खेलता रहता था। पर आज उसकी आंखों में डर था। वो मालती को देख रहा था, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रघु को यहां नहीं होना चाहिए था। वो ये बात अच्छे से जानता था, फिर भी वो आया था। वजह थी उसकी बहन सुमन। सुमन पिछले कुछ हफ्तों से अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी। वो रात को चीख कर उठ जाती थी। उसकी आंखें खाली खाली सी हो गई थी, जैसे कोई उसकी आत्मा को चुरा रहा हो। गांव के वैद्य ने कहा था कि ये कोई बीमारी नहीं है। उसने मालती का नाम लिया था। रघु को मालती पर भरोसा नहीं था। उसने सुना था कि मालती लोगों को ठगती है, उनके डर का फायदा उठाती है। पर सुमन की हालत देखकर उसका दिल टूट रहा था। उसने सोचा, अगर मालती सचमुच कुछ कर सकती है तो उसे कोशिश करनी होगी। रघु ने हिम्मत जुटाई और दीवार से बाहर निकला। उसकी परछाई मालती के आंगन में पड़ी। मालती ने बिना पलटे कहा, रघु, इतनी रात को यहां क्या कर रहा है? रघु चौंक गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस खड़ा रहा। मालती ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें इतनी तेज थी कि रघु को लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को पढ़ रहा है। बोल, क्या चाहता है? मालती की आवाज में नरमी थी, पर उसमें एक अजीब सा वजन था। रघु ने हकलाते हुए कहा, सुमन, मेरी बहन, वो ठीक नहीं है। वैद्य ने कहा आप उसकी मदद कर सकती है। मालती ने एक पल के लिए रघु को देखा, फिर हवन की आग की तरफ नजरें घुमाई। सुमन को क्या हुआ ये तू नहीं जानता, पर मैं जानती हूं। उसकी बात सुनकर रघु का दिल और तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? आपको कैसे पता? उसने पूछा। मालती ने जवाब नहीं दिया। उसने काला धागा जमीन पर रखा और उठकर रघु के पास आई। सुमन को कोई छाया पकड़े हुए है। वो छाया उसे छोड़ना नहीं चाहती। रघु को समझ नहीं आया। छाया? ये क्या बातें कर रही है आप? मेरी बहन बीमार है, कोई भूत प्रेत नहीं है। उसकी आवाज में गुस्सा था, पर डर भी साफ झलक रहा था। मालती ने हल्के से मुस्कुराया। तू जो देखता है वही सच नहीं होता रघु। सुमन को बचाना है तो मेरी बात मान। रघु ने कुछ देर सोचा। उसे मालती पर भरोसा नहीं था, पर सुमन की हालत उसे और इंतजार करने की इजाजत नहीं दे रही थी। उसने हार मान ली। ठीक है, बताओ क्या करना है? मालती ने रघु को अगली रात अपने घर आने को कहा। उसने ये भी कहा कि सुमन को साथ लाए। रघु के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या मालती सचमुच सुमन को बचा सकती थी?
या वो बस उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी? वो घर लौटा, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुमन उस रात फिर चीखी। उसकी चीख में दर्द था, डर था, और कुछ ऐसा जो रघु को समझ नहीं आया। उसने सुमन को सीने से लगाया और खुद को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। अगली रात रघु सुमन को लेकर मालती के घर पहुंचा। सुमन कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मालती ने उन्हें अंदर बुलाया। घर के अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुराना रहस्य हवा में तैर रहा हो। मालती ने सुमन को एक चटाई पर लिटाया और रघु को पास बैठने को कहा। उसने फिर से हवन जलाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। सुमन की सांसें तेज होने लगी। रघु ने उसका हाथ पकड़ा, पर उसका दिल डर से कांप रहा था। मालती ने एक छोटा सा ताबीज सुमन के गले में बांधा और रघु की तरफ देखा। यह ताबीज उसे कुछ देर के लिए बचाएगा, पर असली काम अभी बाकी है। रघु ने पूछा, असली काम? ये सब क्या है? मेरी बहन को क्या हुआ है? मालती ने गहरी सांस ली। सुमन को किसी ने बांधा है, कोई ऐसी शक्ति जो इस गांव में सालों से छिपी है। रघु को गुस्सा आया। आप साफ साफ क्यों नहीं बताती? ये सब रहस्यमयी बातें क्यों? मालती ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि सच सुनने की हिम्मत तुझमें अभी नहीं है। रात गहरी हो चुकी थी। मालती ने रघु को सुमन को घर ले जाने को कहा। उसने ये भी कहा कि अगली अमावस की रात को वो कुछ ऐसा करेगी जिससे सुमन पूरी तरह ठीक हो जाएगी। रघु के मन में शक और डर का मिश्रण था। उसे मालती की बातों पर यकीन नहीं था, पर सुमन की हालत उसे मजबूर कर रही थी। उसने सुमन को गोद में उठाया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी जो किसी अनजान खतरे की फुसफुसाहट लिए हुए थी। अगले दिन रघु ने गांव के कुछ बुजुर्गों से मालती के बारे में पूछा। किसी ने कहा कि मालती का परिवार सालों पहले गांव में आया था। उनके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। किसी ने कहा कि मालती की मां भी तांत्रिक थी और उसने गांव को एक बड़े संकट से बचाया था। पर कुछ लोग मालती को शक की नजर से देखते थे। रघु के मन में सवाल और बढ़ गए। क्या मालती सचमुच सुमन को बचा सकती थी, या वो उसे किसी बड़े खतरे में डाल रहा था? उधर मालती अपने घर में अकेली बैठी थी। उसने एक पुरानी किताब खोली जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उसने एक पन्ना पलटा और उस पर लिखे मंत्रों को पढ़ने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो जानती थी कि सुमन की हालत कोई साधारण बीमारी नहीं थी। ये एक पुरानी शक्ति थी जो गांव में सालों से दबी हुई थी, और अब वो जाग रही थी। मालती को पता था कि अगर उसने इसे नहीं रोका तो सिर्फ सुमन नहीं, पूरा गांव तबाह हो सकता था। रघु ने फैसला किया कि वो मालती पर नजर रखेगा। वो जानना चाहता था कि मालती का असली मकसद क्या है। उसने सुमन को अपनी मां के पास छोड़ा और मालती के घर की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वो जिस रास्ते पर चल रहा था वो उसे एक ऐसे सच की ओर ले जा रहा था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। रात फिर से गहरी थी। मालती के घर की रोशनी सड़क पर रिस रही थी। रघु ने दीवार के पीछे छिप कर देखा। मालती फिर से हवन कर रही थी, पर इस बार उसके सामने कोई और था। एक औरत जिसका चेहरा रघु नहीं देख पाया। वो औरत मालती से कुछ कह रही थी और उसकी आवाज में डर था। रघु ने ध्यान से सुना। उस औरत ने कहा, मालती, वो वापस आ रही है, तुम उसे रोक नहीं पाओगी। मालती ने जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगी। अगर मैं नाकाम रही तो इस गांव का कोई नहीं बचेगा। रघु के शरीर में सिहरन दौड़ गई।
वो समझ नहीं पाया कि वो क्या सुन रहा था, कौन वापस आ रहा था और मालती उसे क्यों रोकना चाहती थी। उसका दिमाग सवालों से भर गया। उसने फैसला किया कि वो मालती से सारी बात पूछेगा, चाहे उसे कितना ही डर क्यों न लगे। वो दीवार से बाहर निकला और मालती के आंगन में कदम रखा। मालती ने उसे देखा और कहा, रघु, तू यहां क्यों आया? अभी वक्त नहीं है। रघु ने गुस्से से कहा, मुझे सच बताओ मालती, मेरी बहन को क्या हुआ है और ये सब क्या चल रहा है? मालती ने एक गहरी सांस ली। उसने रघु को अंदर बुलाया और कहा, बैठ, मैं तुझे सब बताती हूं, पर यह सुनने के बाद तू पीछे नहीं हट सकता। रघु ने हामी भरी। उसे नहीं पता था कि वो जिस सच को सुनने जा रहा था वो सिर्फ सुमन की जिंदगी नहीं बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल देगा। रघु मालती के सामने बैठा था, उसकी आंखों में सवाल और डर का मिश्रण लिए। मालती ने उसे अंदर बुलाया था और अब वो उस सच को बताने वाली थी जिसे सुनने की हिम्मत रघु ने जुटाई थी। मालती की आवाज में एक गहरा दर्द था, जैसे वो कोई पुराना जख्म फिर से खोल रही हो। उसने अपनी कहानी शुरू की और रघु का दिल हर शब्द के साथ और भारी होता गया। मालती ने बताया कि कई साल पहले वो गांव में अपने पति विक्रम के साथ आई थी। विक्रम एक तांत्रिक था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो गांव वालों की मदद करता था, उनकी मुश्किलों को हल करता था। मालती उसकी शिष्या थी और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। उनकी शादी गांव के मंदिर में हुई थी और कुछ समय तक सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मालती की आवाज कांपने लगी जब उसने उस रात की बात शुरू की। रघु ने देखा कि मालती की उंगलियां उस काले धागे को फिर से कसकर पकड़ रही थी। उस रात विक्रम को गांव के जंगल में एक तांत्रिक अनुष्ठान करना था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया था कि जंगल में एक प्राचीन शक्ति दबी हुई है जो हर कुछ सालों में जागती है और गांव को तबाह करने की कोशिश करती है। विक्रम ने फैसला किया कि वो उस शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मालती ने उसे रोकने की कोशिश की थी। उसने कहा था कि वो शक्ति इतनी ताकतवर है कि उसे हराना नामुमकिन है, लेकिन विक्रम नहीं माना। वो जंगल चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। रघु ने बेचैन होकर पूछा, तो क्या हुआ विक्रम के साथ? वो कहाँ गया? मालती ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। विक्रम उस शक्ति से लड़ने गया था, लेकिन वो हार गया। वो शक्ति उसे निगल गई, लेकिन उसने मुझे एक वचन दिया था। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं गांव को बचाऊंगी। रघु को समझ नहीं आया, तो सुमन का इससे क्या लेना देना? मेरी बहन को ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है? मालती ने रघु की आंखों में देखा। वही शक्ति जो विक्रम को ले गई अब सुमन को पकड़े हुए है। वो जाग चुकी है और उसे कोई बलि चाहिए। सुमन उसकी पकड़ में आ गई क्योंकि वो कमजोर थी। उसका मन उदास था और उस शक्ति को ऐसे ही लोग चाहिए। रघु का गुस्सा भड़क उठा। तो तुम कह रही हो कि मेरी बहन को कोई भूत ने पकड़ लिया है? ये सब बकवास है, तुम बस हमें डरा रही हो। मालती ने शांत स्वर में जवाब दिया, रघु, तू जो देखता है वो सच नहीं है। सुमन की हालत देख। क्या तुझे लगता है कि ये कोई बीमारी है? रघु चुप हो गया। उसे सुमन की चीखें याद आई, उसकी खाली आंखें, उसका कांपता शरीर। उसने मालती की तरफ देखा। ठीक है, मान लिया कि तुम सच कह रही हो, लेकिन तुम इसे रोक क्यों नहीं देती? तुम तांत्रिक हो ना? मालती ने हल्के से सिर हिलाया। मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन यह शक्ति मेरे अकेले के बस की बात नहीं। मुझे मदद चाहिए। रघु ने हैरानी से पूछा, मदद? किसकी? मालती ने जवाब दिया, तेरी।
रघु को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर हथौड़ा मार दिया। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो कुछ जानता भी नहीं। मालती ने उसका कंधा पकड़ा। तुझ में हिम्मत है रघु, और सुमन के लिए तेरा प्यार वो ताकत है जो इस शक्ति को हरा सकती है। रघु के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। उसे मालती पर भरोसा नहीं था, लेकिन सुमन की हालत उसे मजबूर कर रही थी। उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? मालती ने बताया कि अमावस की रात को वो एक बड़ा अनुष्ठान करेगी। उस अनुष्ठान में सुमन को उस शक्ति से आजाद करना होगा, लेकिन इसके लिए रघु को जंगल में जाना होगा जहां विक्रम गायब हुआ था। वहां एक प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर में एक ताबीज छिपा है। वो ताबीज ही सुमन को बचा सकता है। रघु को डर लग रहा था, लेकिन सुमन के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उसने हामी भरी। अगले दिन रघु ने सुमन को अपनी मां के पास छोड़ा और मालती के घर वापस गया। मालती ने उसे एक छोटा सा काला ताबीज दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुझे उस शक्ति से बचाएगा। रघु ने ताबीज को गले में डाला और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता घना और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं मानो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। जंगल के बीच में वो प्राचीन मंदिर था। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थी और उसकी सीढ़ियां काई से ढकी थी। रघु ने मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे समय यहां रुक गया हो। मालती ने बताया था कि ताबीज मंदिर के गर्भगृह में एक मूर्ति के नीचे छिपा है। रघु ने मूर्ति की तलाश शुरू की। उसे मूर्ति मिली, लेकिन जैसे ही उसने ताबीज निकालने की कोशिश की, मंदिर की दीवारों से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। रघु का शरीर सिहर उठा। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो एहसास नहीं गया। उसने जल्दी से ताबीज निकाला और बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा, उसे एक परछाई दिखी। वो परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। रघु का गला सूख गया। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और भागने लगा। परछाई उसका पीछा कर रही थी। रघु ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और किसी तरह जंगल से बाहर निकल आया। वो मालती के घर पहुंचा, जहां मालती उसका इंतजार कर रही थी। रघु ने हाफते हुए ताबीज उसे दिया। मालती ने ताबीज को देखा और कहा, तूने बहुत हिम्मत दिखाई रघु, लेकिन अभी असली लड़ाई बाकी है। रघु ने पूछा, वो परछाई क्या थी? वो मेरा पीछा क्यों कर रही थी? मालती ने जवाब दिया, वो वही शक्ति थी जो सुमन को पकड़े हुए है। अब वो तुझसे डरने लगी है क्योंकि तूने उसका ताबीज छीन लिया। रघु को अब मालती की बातों पर यकीन होने लगा था। उसने सुमन को देखा, जो अब भी कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। मालती ने कहा कि अमावस की रात को वो अनुष्ठान पूरा करेगी, लेकिन उसने रघु को चेतावनी दी, ये आसान नहीं होगा। उस शक्ति को रोकने के लिए हमें सब कुछ दांव पर लगाना होगा। रघु ने सिर हिलाया। वो सुमन के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उधर गांव में अफवाहें फैलने लगी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि मालती फिर से कोई खतरनाक तांत्रिक क्रिया कर रही है। कुछ ने रघु को मालती के साथ देखा था और उस पर शक करने लगे। रघु की मां ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो मालती से दूर रहे, लेकिन रघु ने कहा, मां, मुझे मालती पर भरोसा है, वो सुमन को बचाएगी। उसकी मां ने चुपके से आंसू पोंछे। उसे डर था कि वो अपने दोनों बच्चों को खो देगी। अमावस की रात नजदीक आ रही थी। मालती ने अनुष्ठान की तैयारियां शुरू कर दी।
उसने रघु को बताया कि अनुष्ठान के दौरान सुमन को मालती के घर लाना होगा। रघु ने हामी भरी, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। अगर मालती इतनी ताकतवर थी तो उसने विक्रम को क्यों नहीं बचाया? और अगर वो शक्ति इतनी खतरनाक थी तो क्या वो सचमुच सुमन को बचा पाएगी? रात को जब रघु सुमन को लेकर मालती के घर की ओर चल रहा था, उसे फिर से वही परछाई दिखी। इस बार वो और करीब थी। रघु ने सुमन को कसकर पकड़ा और तेजी से चलने लगा। परछाई की सनसनाहट उसके कानों में गूंज रही थी। उसे लगा कि वो सुमन को छीन लेगी, लेकिन तभी उसके गले में पड़ा ताबीज गर्म होने लगा। परछाई पीछे हट गई। रघु ने राहत की सांस ली और मालती के घर पहुंच गया। मालती ने सुमन को फिर से चटाई पर लिटाया। उसने हवन जलाया और मंत्र पढ़ने लगी। सुमन की सांसें तेज होने लगी। रघु ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसका दिल डर से कांप रहा था। मालती ने ताबीज को हवन की आग में डाला। आग की लपटें अचानक तेज हो गई और कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। रघु को लगा कि कोई उनके आसपास है। उसने मालती की तरफ देखा, लेकिन मालती की आंखें बंद थी। वो मंत्र पढ़ रही थी और उसका चेहरा पसीने से तर था। अचानक सुमन ने चीख मार दी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि रघु का दिल दहल गया। मालती ने आंखें खोली और कहा, रघु, हिम्मत मत हारना, वो यहां है। रघु ने पूछा, कौन? लेकिन उसका जवाब हवा में गूंजने वाली एक और आवाज ने दे दिया। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो गहरी, डरावनी और ठंडी थी। मालती, तू फिर से मेरे रास्ते में आई। इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगी। रघु का शरीर सिहर उठा। उसे समझ आ गया कि ये वही शक्ति थी जिसके बारे में मालती ने बताया था। मालती ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। हवन की आग अब नीली हो गई थी। सुमन का शरीर कांप रहा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। रघु ने सुमन को कसकर पकड़ा और चीखा, मालती, कुछ करो, मेरी बहन को बचा लो। मालती ने जवाब दिया, रघु, मुझ पर भरोसा रख, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। कमरे में हवा तेज हो गई। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। रघु को लगा कि वो किसी दुस्वप्न में फंस गया है, लेकिन वो हार नहीं माना। उसने सुमन का हाथ और कसकर पकड़ा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। मालती ने ताबीज को आग से निकाला और सुमन के माथे पर रखा। सुमन की चीखें और तेज हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे कम होने लगी। कमरे की ठंडक कम हो रही थी। हवा शांत हो गई। सुमन की सांसें सामान्य होने लगी। रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन मालती का चेहरा अभी भी गंभीर था। उसने कहा, यह खत्म नहीं हुआ रघु, हमने उसे सिर्फ पीछे धकेला है, वो फिर आएगी। रघु ने गुस्से से पूछा, तो अब क्या, हम कब तक डरते रहेंगे? मालती ने जवाब दिया, जब तक हम उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देते। अमावस की रात बीत चुकी थी, लेकिन गांव पर छाया डर अभी भी गहरा था। रघु सुमन को गोद में लिए अपने घर लौटा था। सुमन की सांसें अब सामान्य थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक खालीपन था, जैसे कोई अनजान साया अब भी उसके आसपास मंडरा रहा हो। रघु का मन बेचैन था। मालती ने कहा था कि शक्ति को सिर्फ पीछे धकेला गया है, खत्म नहीं किया गया। उसकी बातें रघु के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। वो जानना चाहता था कि आखिर ये शक्ति है क्या और क्यों ये सुमन को छोड़ नहीं रही। सुबह होते ही रघु फिर से मालती के घर पहुंचा। मालती आंगन में बैठी थी। सामने वही हवन जल रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। रघु ने बिना समय गवाए पूछा, मालती, अब क्या? सुमन अभी भी ठीक नहीं है,
तुमने कहा था कि वो शक्ति वापस आएगी। हमें क्या करना होगा? मालती ने हवन की आग की ओर देखा, जैसे जवाब उसकी लपटों में छिपा हो। फिर उसने रघु की तरफ देखा और कहा, रघु, इस शक्ति को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है। हमें उसका असली रूप जानना होगा और इसके लिए हमें जंगल के उस मंदिर में वापस जाना होगा। रघु का दिल डूब गया। उसे वो परछाई याद आई जो उसका पीछा कर रही थी। उसने कहा, मैं वहां गया था। वो जगह खतरनाक है। अगर सुमन को कुछ हो गया तो? मालती ने शांत स्वर में जवाब दिया, सुमन को कुछ नहीं होगा अगर तू मेरे साथ चले, लेकिन ये काम अकेले नहीं हो सकता। रघु ने गहरी सांस ली। उसे मालती पर भरोसा था, लेकिन डर अब भी उसके दिल में घर किए हुए था। उसने पूछा, वो शक्ति आखिर है क्या? तुम मुझे पूरी बात क्यों नहीं बता रही हो? मालती ने एक पल रुककर कहा, क्योंकि सच इतना भयानक है कि तू उसे अभी नहीं झेल पाएगा। लेकिन अगर तू मेरे साथ आएगा तो मैं तुझे सब दिखाऊंगी। रघु के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने मालती के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले वो सुमन को देखने गया। सुमन अपनी चारपाई पर लेटी थी। उसकी मां पास बैठी थी, चुपके से आंसू पोंछ रही थी। रघु ने सुमन का माथा सहलाया और कहा, सुमन, मैं तुम्हें ठीक करूंगा, बस थोड़ा और सब्र कर। सुमन ने कमजोर आवाज में कहा, भैया, मुझे डर लगता है। रात को कोई मेरे पास आता है। रघु का दिल टूट गया। उसने सुमन को गले लगाया और मन ही मन कसम खाई कि वो उस शक्ति को खत्म करके रहेगा। शाम होते ही रघु और मालती जंगल की ओर निकल पड़े। मालती ने अपने साथ एक छोटा सा थैला लिया था जिसमें कुछ तांत्रिक सामान था। उसने रघु को फिर से वही काला ताबीज दिया और कहा, इसे कभी मत उतारना, ये तुझे बचाएगा। जंगल का रास्ता और डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थी और हर कदम पर लगता था कि कोई उनकी सांसों को गिन रहा हो। रघु ने मालती से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? इतने सालों से तुम अकेले इस सब से लड़ रही हो। मालती ने हल्के से मुस्कुराया, डर तो लगता है रघु, लेकिन विक्रम ने मुझे सिखाया कि डर से लड़ना ही हिम्मत है। मंदिर के पास पहुंचते ही रघु का शरीर सिहर उठा। उसे वही ठंडक महसूस हुई जो पिछली बार आई थी। मालती ने मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की और रघु उसके पीछे पीछे चला। मंदिर के अंदर अब भी वही अजीब सा सन्नाटा था। मालती ने गर्भगृह की ओर इशारा किया और कहा, वहां एक द्वार है। वो द्वार उस शक्ति के असली ठिकाने की ओर जाता है। रघु ने देखा कि मूर्ति के पीछे एक पत्थर का दरवाजा था जो पहले उसे दिखाई नहीं दिया था। उसने पूछा, यह द्वार कहाँ जाता है? मालती ने जवाब दिया, एक ऐसी जगह जहां समय रुक गया है। मालती ने अपने थैले से कुछ मंत्र लिखे हुए पत्थर निकाले और उन्हें दरवाजे के चारों ओर रखा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। रघु को लगा कि उसका दिल रुक जाएगा। दरवाजे के पीछे एक गहरा अंधेरा था और उस अंधेरे से एक ठंडी हवा बाहर निकल रही थी। मालती ने रघु का हाथ पकड़ा और कहा, हिम्मत रख, हम साथ हैं। दोनों ने अंधेरे में कदम रखा। अंदर एक लंबा गलियारा था जिसकी दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे। उन चित्रों में एक औरत की आकृति थी जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। रघु ने मालती से पूछा, ये कौन है? मालती ने जवाब दिया, ये वही शक्ति है जिसने विक्रम को लिया। इसका नाम है कालिका। ये एक प्राचीन आत्मा है जो इस गांव को सालों से शाप दे रही है। रघु का गला सूख गया। तो हम इसे कैसे रोकेंगे? मालती ने कहा, हमें इसका मुकाबला करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें इसका सबसे बड़ा हथियार छीनना होगा।
गलियारे के अंत में एक बड़ा सा कक्ष था। कक्ष के बीच में एक जलता हुआ हवन था, लेकिन उसकी आग काली थी। आग के पास एक ताबीज रखा था जो चमक रहा था। मालती ने कहा, वो ताबीज कालिका की ताकत का स्रोत है। अगर हम उसे नष्ट कर देंगे तो कालिका कमजोर हो जाएगी। रघु ने पूछा, लेकिन ये इतना आसान कैसे हो सकता है? मालती ने जवाब दिया, आसान नहीं है। कालिका हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। तभी कक्ष में एक तेज हवा चली। हवन की काली आग और तेज हो गई और उसमें से एक परछाई उभरी। वो परछाई कालिका थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि रघु के रोंगटे खड़े हो गए। मालती, तू फिर मेरे सामने आई। विक्रम को नहीं बचा सकी और अब इस लड़के को भी खो देगी। मालती ने हिम्मत जुटाई और कहा, कालिका, तेरा समय खत्म हो चुका है। इस बार तू हारेगी। कालिका हंसी और उसकी हंसी दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। हिम्मत तो देख मालती, लेकिन तू भूल रही है कि तेरा पति मेरे सामने घुटने टेक चुका है। रघु को गुस्सा आया। उसने चीख कर कहा, मेरी बहन को छोड़ दे, तेरा झगड़ा हमसे नहीं है। कालिका ने रघु की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुझ में हिम्मत है लड़के, लेकिन हिम्मत ही काफी नहीं। उसने अपनी उंगली उठाई और रघु को लगा कि कोई उसे खींच रहा है। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने ताबीज को कसकर पकड़ा। ताबीज गर्म हो गया और कालिका पीछे हट गई। मालती ने मौका देखकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने हवन की आग में कुछ जड़ी बूटियां डाली और काली आग धीरे धीरे नीली होने लगी। कालिका चीखी, तू ये नहीं कर सकती। मालती ने जवाब दिया, मैं करूंगी कालिका। तूने मेरे विक्रम को छीना, लेकिन मैं सुमन को नहीं खोने दूंगी। रघु ने मालती की हिम्मत देखकर हौसला जुटाया। उसने ताबीज की ओर दौड़ लगाई, लेकिन कालिका ने हवा में एक दीवार बना दी। रघु उस दीवार से टकराया और गिर गया। मालती ने चीख कर कहा, रघु, हार मत मान, सुमन के लिए लड़। रघु ने दांत भींचे और फिर से उठा। उसने अपनी सारी ताकत लगाई और दीवार को तोड़ने की कोशिश की। उसे सुमन की चीखें याद आई, उसकी मां के आंसू और मालती की हिम्मत। उसने ताबीज को और कसकर पकड़ा और चीखा, मैं तुम्हें रोकूंगा। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि कालिका के चेहरे पर एक पल के लिए डर झलका। मालती ने मंत्रों की गति बढ़ा दी। हवन की आग अब पूरी तरह नीली हो चुकी थी। रघु ने एक आखिरी कोशिश की और दीवार को तोड़ दिया। उसने ताबीज उठाया और उसे हवन की आग में डाल दिया। कालिका की चीख पूरे कक्ष में गूंज उठी। आग की लपटें तेज हो गई और कालिका की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन जाने से पहले उसने कहा, यह खत्म नहीं हुआ मालती, मैं वापस आऊंगी। कक्ष में सन्नाटा छा गया। हवन की आग बुझ चुकी थी। रघु और मालती हाफ रहे थे। रघु ने मालती की तरफ देखा और पूछा, क्या हमने उसे हरा दिया? मालती ने गहरी सांस ली। हमने उसे कमजोर किया है रघु, लेकिन कालिका इतनी आसानी से नहीं हारती। हमें अभी और तैयार रहना होगा। रघु को गुस्सा आया, तो क्या सुमन कभी ठीक नहीं होगी? मालती ने उसका कंधा पकड़ा। वो ठीक होगी, लेकिन इसके लिए हमें गांव की मदद चाहिए। वापस गांव लौटते वक्त रघु के मन में सवालों का तूफान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कालिका इतनी ताकतवर क्यों थी और मालती उससे इतने सालों तक क्यों लड़ रही थी। मालती ने रास्ते में रघु को बताया कि कालिका का शाप गांव के एक पुराने पाप से जुड़ा है। सालों पहले गांव वालों ने एक निर्दोष औरत को तांत्रिक बताकर मार डाला था। उस औरत की आत्मा कालिका बन गई और तब से वो गांव से बदला ले रही है। गांव पहुंचकर रघु ने देखा
कि सुमन की हालत में सुधार था। वो अब उठकर बैठ रही थी और उसकी आंखों में हल्की सी चमक लौट आई थी। रघु ने उसे गले लगाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा सुमन। लेकिन मालती की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। कालिका वापस आएगी और इस बार वो और खतरनाक होगी। रघु सुमन को लेकर मालती के पास था। सुमन की हालत में सुधार था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अनजाना डर छिपा था। मालती ने बताया था कि कालिका कमजोर हो चुकी है, लेकिन वो अपनी आखिरी कोशिश जरूर करेगी। रघु का दिल बेचैन था। वो जानता था कि ये रात गांव की तकदीर तय करेगी। मालती आंगन में बैठी थी। सामने हवन की आग जल रही थी। उसने रघु को देखा और कहा, आज रात सब कुछ खत्म हो जाएगा रघु, लेकिन इसके लिए हमें गांव को एकजुट करना होगा। रघु ने हैरानी से पूछा, गांव को? लेकिन लोग तो तुम पर शक करते हैं, वो क्यों मानेंगे? मालती ने गहरी सांस ली। उन्हें मानना होगा, क्योंकि अगर कालिका जीत गई तो कोई नहीं बचेगा। मालती की बातों में इतना वजन था कि रघु को यकीन हो गया। उसने फैसला किया कि वो गांव वालों को समझाएगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। रघु ने गांव के चौपाल पर लोगों को इकट्ठा किया। उसकी मां, सुमन और कुछ बुजुर्ग पहले से वहां थे। रघु ने सबको सुमन की हालत के बारे में बताया, मालती की कोशिशों के बारे में और कालिका के शाप के बारे में। लोग पहले तो चुप रहे, कुछ ने मालती पर शक जताया। एक बुजुर्ग ने कहा, मालती का परिवार हमेशा से रहस्य में रहा है, क्या वो हमें धोखा नहीं दे रही? रघु ने गुस्से से जवाब दिया, अगर मालती धोखेबाज होती तो मेरी बहन अब तक मर चुकी होती। उसने सुमन को बचाया है और अब वो पूरे गांव को बचाना चाहती है। रघु की बातों में इतनी सच्चाई थी कि लोग धीरे धीरे मानने लगे। उसकी मां ने आगे बढ़कर कहा, मेरे बेटे पर भरोसा करो, मैंने अपनी बेटी को मरते हुए देखा है। मालती ने उसे वापस लाया, अब हमें उसका साथ देना होगा। गांव के मुखिया ने आखिरकार हामी भरी। ठीक है रघु, बताओ हमें क्या करना है? रघु ने राहत की सांस ली। उसने मालती की योजना बताई। मालती ने कहा था कि कालिका को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा, जिसमें गांव के हर घर की मिट्टी और हर इंसान की प्रार्थना शामिल होगी। रात होने से पहले गांव वाले मालती के घर इकट्ठा हो गए। हर घर से मिट्टी लाई गई और मालती ने उसे हवन की आग के पास रखा। सुमन को फिर से चटाई पर लिटाया गया। उसकी सांसें अब स्थिर थी, लेकिन उसका चेहरा पीला था। मालती ने गांव वालों को एक मंत्र सिखाया जो उन्हें एक साथ बोलना था। उसने रघु को सुमन के पास बैठने को कहा और खुद हवन के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक आग थी, जैसे वो कालिका से आखिरी बार हिसाब चुकता करने को तैयार हो। अनुष्ठान शुरू हुआ। मालती ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और गांव वाले उसका साथ देने लगे। हवन की आग तेज हो रही थी और उसकी लपटें आसमान को छू रही थी। रघु ने सुमन का हाथ पकड़ा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। उसे सुमन की हंसी याद आई, वो दिन जब वो दोनों खेतों में दौड़ते थे। उसने सुमन से कहा, सुमन तू मुझसे वादा कर, सुमन तू ठीक होगी। सुमन ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, भैया मुझे डर लगता है, रात को कोई मेरे पास आता है। रघु का दिल टूट गया। उसने सुमन को गले लगाया और मन ही मन कसम खाई कि वो उस शक्ति को खत्म करके रहेगा। अचानक हवा तेज हो गई, आसमान में बिजली कड़की और मालती के घर की दीवारें कांपने लगी। गांव वालों की आवाज में एक पल के लिए डर झलका, लेकिन मालती ने चीख कर कहा, रुकना मत, अपनी ताकत दिखाओ। उसकी आवाज में इतना जोश था कि लोग फिर से मंत्र पढ़ने लगे। तभी हवन की आग से एक परछाई उभरी।
वो कालिका थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। मालती, तूने मुझे कमजोर किया, लेकिन मुझे खत्म नहीं कर सकती। ये गांव मेरा है। मालती ने बिना डरे जवाब दिया। कालिका, तेरा शाप अब टूटेगा। ये गांव अब तुझसे डरता नहीं। उसने हवन में गांव की मिट्टी डाली और आग की लपटें नीली हो गई। कालिका चीखी और उसकी परछाई कांपने लगी। रघु ने देखा कि सुमन का शरीर अचानक तेजी से कांप रहा था। उसने मालती की तरफ देखा और चीखा, मालती, सुमन को क्या हो रहा है? मालती ने जवाब दिया, कालिका सुमन को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन हम उसे मजबूर करेंगे। मालती ने एक पुराना ताबीज निकाला जो उसने विक्रम की याद में रखा था। उसने उसे हवन की आग में डाला और चीख कर कहा, विक्रम, अगर तू मुझे देख रहा है तो अपनी ताकत दे। आग की लपटें और तेज हो गई और कालिका की चीखें अब दर्द से भरी थी। गांव वालों ने मंत्रों की गति बढ़ा दी। रघु ने सुमन को कसकर पकड़ा और चीखा, सुमन, तू मुझसे वादा कर, तू हार नहीं मानेगी। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हल्के से सिर हिलाया। कालिका की परछाई अब धुंधली हो रही थी। उसने आखिरी कोशिश की और मालती की ओर झपटी, लेकिन मालती ने अपने हाथ में पकड़ा काला धागा हवा में लहराया और कालिका पीछे हट गई। मालती ने चीख कर कहा, तेरा समय खत्म कालिका, अब तू कभी नहीं लौटेगी। उसने हवन में आखिरी मिट्टी डाली और आग की लपटें इतनी तेज हुई कि पूरा आंगन रोशनी से भर गया। कालिका की चीख धीरे धीरे कम हुई और उसकी परछाई पूरी तरह गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। हवन की आग बुझ चुकी थी। सुमन की सांसें अब सामान्य थी। उसने आंखें खोली और रघु की तरफ देखा। भैया, वो चली गई। रघु के आंसू छलक पड़े। उसने सुमन को गले लगाया और कहा, हां सुमन, वो चली गई। गांव वाले चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में राहत थी। मालती जमीन पर बैठ गई। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। उसने रघु की तरफ देखा और कहा, तूने गांव को बचा लिया रघु। लेकिन मालती की जीत का एक दर्द भी था। उसने विक्रम का ताबीज आग में डाल दिया था, जो उसकी आखिरी निशानी थी। उसने चुपके से आंसू पोंछे और रघु से कहा, विक्रम को मैं नहीं बचा सकी, लेकिन सुमन को बचा लिया। ये मेरी जीत है। रघु ने मालती का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने सिर्फ सुमन को नहीं, पूरे गांव को बचाया। तुम सचमुच एक तांत्रिक की पत्नी हो। अगली सुबह गांव में एक नई ताजगी थी। सुमन अब हंस रही थी और उसकी हंसी गांव की गलियों में गूंज रही थी। गांव वालों ने मालती को गले लगाया और उससे माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि अब वो कभी उस पर शक नहीं करेंगे। मालती ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए, न कि माफी। रघु ने मालती से पूछा, अब क्या? कालिका तो चली गई। मालती ने आसमान की तरफ देखा। कालिका चली गई, लेकिन दुनिया में और भी शक्तियां हैं। मैं तैयार रहूंगी। रघु ने सुमन को गोद में उठाया और घर की ओर चल पड़ा। उसकी मां ने दोनों को गले लगाया और उस रात गांव में सालों बाद हंसी की आवाज गूंजी। मालती अपने घर के आंगन में अकेली बैठी थी। उसने काला धागा अपनी उंगलियों में घुमाया और मुस्कुराई। उसे लगा कि विक्रम कहीं पास ही है, उसकी जीत को देख रहा है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।